अगर आप डीएसए स्टार्ट करने वाले हो तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया होगा कि डीएसए के लिए सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या जावा स्क्रिप्ट। इंटरनेट पर आपको बहुत लोग बोलेंगे कि डीएसए में लैंग्वेज मैटर नहीं करता, बस लॉजिक मैटर करता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप डीएसए में बिगिनर हो तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज ही मैटर करता है। देखो, डीएसए स्टार्ट करते वक्त ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी टॉप प्रायोरिटीज में से एक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज का सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप डीएसए के कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कैसे कर पाओगे। आपका आधा टाइम तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं बल्कि सिंटैक्स एरर समझने में चला जाएगा। तो मैं अभी आपको डीएसए के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। जो लैंग्वेज आपको ऑलरेडी आती है उससे डीएसए करो। अगर आपके पाइथन पर स्ट्रॉन्ग कमांड है, आपने पाइथन पर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, फंक्शंस, लूप्स, क्लासेस और बेसिक प्रोग्रामिंग आपको समझ आता है, तो डीएसए भी पाइथन से स्टार्ट करो। सिर्फ इसीलिए सी प्लस प्लस पर स्विच मत करना क्योंकि दूसरे लोग बोल रहे हैं कि भाई डीएसए के लिए सी प्लस प्लस बेस्ट होता है। इसी तरह अगर आपको जावा स्क्रिप्ट अच्छी तरह आती है, आपने वेबसाइट्स बनाया हुआ है जेएस से, जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स के साथ कंफर्टेबल हो, तो जावा स्क्रिप्ट में डीएसए करो। अगर आपके जावा पर स्ट्रॉन्ग कमांड है और आपने जावा से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो जावा से डीएसए करो। यही सिंपल रूल है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी से डीएसए करो, क्योंकि डीएसए का मेन पर्पस है डाटा स्ट्रक्चर को समझना, एल्गोरिदम को समझना और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंप्रूव करना। लेकिन अगर आपको किसी भी लैंग्वेज पर स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको पाइथन भी आती है, जावा भी आती है, जावा स्क्रिप्ट भी आती है, पर बस बेसिक्स आती है, स्ट्रॉन्ग कमांड किसी पे नहीं है, आपने किसी भी लैंग्वेज से प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, तो ऐसे में मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप सी प्लस प्लस चूज करो। लेकिन डायरेक्टली डीएसए स्टार्ट मत करना, वरना डीएसए एक वीक या एक मंथ करोगे और फिर छोड़ दोगे। पहले सी प्लस प्लस का बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, वेरिएबल समझो, डेटा टाइप समझो, इफ एल्स समझो, फंक्शन समझो, लूप्स समझो, एरे एंड स्ट्रिंग का बेसिक्स समझो, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का बेसिक्स आइडिया लो, एक काम कैसे करता है, एचटीएल का कॉमन कॉन्सेप्ट, स्टैक, क्यू, वेक्टर, हीप्स, इससे फैमिलियर बन जाओ। और इस स्टेज पे आपको परफेक्ट प्रोग्रामर नहीं बनना है, आपको हर प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन भी नहीं लिखना है, आपको बस सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के साथ कंफर्टेबल होना है। आपके फिंगर्स और ब्रेन को सी प्लस प्लस सिंटैक्स देखने की और समझने की आदत होनी चाहिए। और इस हैबिट को बिल्ड करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाओ, जैसे 2 नंबर को ऐड करना, सिंपल कैलकुलेटर, इवन और ऑड को चेक करना, बहुत सिंपल है, स्टूडेंट्स मार्क कैलकुलेटर बनाना, एटीएम मशीन के बेसिक्स प्रोग्राम बनाना, नंबर गेसिंग गेम बनाना। इन प्रोजेक्ट का मेन पर्पस कोई एडवांस एप्लीकेशन बनाना नहीं है, आपको जॉब के लिए रेडी बनाना नहीं है, बस सिंपली आपको सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के साथ कंफर्टेबल बनाना है। जब आप बेसिक कोडिंग बिना गूगल सर्च किए कर सकते हो, आपको कहीं से हेल्प लेने की जरूरत नहीं, एआई चैट जीपीटी पे सर्च करने की जरूरत नहीं कि भाई 2 नंबर का सम कैसे करते हैं, ये सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, लूप का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, इफ एल्स का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, तब डीएसए स्टार्ट करो। तो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डीएसए पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ना यहीं पे मिस्टेक करते हैं। वो वीडियो देखते हैं और उनको लगता है कि वो कॉन्सेप्ट समझ गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, लेकिन एक्चुअल लर्निंग तब होती है जब आप उस कॉन्सेप्ट को खुद एक्सप्लेन कर पाओ, खुद इंप्लीमेंट कर पाओ। जो भी नया डाटा स्ट्रक्चर पढ़ो सबसे पहले उनका कॉन्सेप्ट समझो। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैक पढ़ा तो समझो कि स्टैक काम कैसे करता है, लीफो क्या होता है, फीफो क्या होता है, उसमें पुश ऑपरेशन क्या है, पॉप ऑपरेशन क्या है और क्यों है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, इस डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है हमें। सिर्फ एरे से काम नहीं हो सकता, सिर्फ स्ट्रिंग से काम नहीं हो सकता, जो भी हम नया डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन है, उसी को समझना है। और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में लिखो और सिंपल लैंग्वेज में लिखो। ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाओ, डायग्राम बनाओ कि देखते ही आपका रिवीजन हो जाए, आपको फिर से वो कॉन्सेप्ट पढ़ के समझना ना पड़े कि भाई मैंने क्या लिखा है। क्लियर कट सिंपल चीट कोड बनाओ। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो पहले लैपटॉप पे सॉल्व मत करो, पहले पेपर पर सॉल्व करो, पेपर पर कोड लिखो, पेपर पर कोड लिखने के बाद उसको कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करो। एरर्स आएंगे, कोड रन नहीं होगा, कभी सेमीकोलन मिसिंग होगा, कभी लूप्स गलत होंगे, कभी एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन यही एक्चुअल लर्निंग्स होती है। आप जिसका वीडियो देख रहे हो उसमें सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपके लैपटॉप में वो कोड अच्छे से काम नहीं करेगा,
तब आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है कि क्यों नहीं कर रहा, कहां पे गलत कर रहा हूं मैं। आप फिर से कोड को पढ़ते हो, फिर से समझते हो कि डिबग करते हो कहां पे गलती कर रहा हूं, और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में ऐसे छप जाती है, भूल नहीं सकते उस कॉन्सेप्ट्स को। वो कहते हैं ना कि कभी कभी दिमाग में ट्रॉमा हो जाता है, मैं उस ट्रॉमा को भूलने की कोशिश कर रहा हूं, भूल नहीं पा रहा हूं। ट्रॉमा की तरह से पढ़ो, साला भूल ही नहीं पाओ कभी, इसी तरीके से पढ़ा जाता है। और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर रहे हो तो सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही कॉमन मिस्टेक करते हैं। एरे पढ़ा और डायरेक्ट लीड कोड पर जंप कर देते हैं, लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टार्ट करते, फेल हो जाते और फिर वो डीएसए छोड़ देते। मैं भी 3-4 बार डीएसए छोड़ चुका हूं। मैंने लव बब्बर का कोर्स लिया था, कंप्लीट नहीं हो पाया इसी गलती की वजह से। मैंने हरप्रीत का 100x लिया था, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया इसी आदत की वजह से। मेरे को लगता है कि मुझे आ गया, मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, छोड़ दिया, कॉपी पेस्ट किया, इसी तरीके से भाई मैं नहीं सीख पाया ओडीएस। मैं अपनी एक्चुअल लर्निंग्स बता रहा हूं, जो प्रॉब्लम हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है सीखो यहां से। अगर आपने एरे पढ़ा तो एरे का सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे एरे का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करो, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करो, एरे का सम निकालो, एरे को रिवर्स करो, एलिमेंट सर्च करो, डुप्लीकेट काउंट करो, स्टैक पढ़ा है तो पुश और पॉप इंप्लीमेंट करो, 2 एलिमेंट्स फाइंड करो, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, बैलेंस ब्रैकेट का बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्यू पढ़ा है तो बेसिक क्यू एंड डीक्यू का ऑपरेशन इंप्लीमेंट करो। पहले सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करो, और जब बेसिक्स क्लियर हो जाए तो मीडियम प्रॉब्लम्स को पिक करो और सॉल्व करना ट्राई करो। सॉल्व नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, एक एक करके पढ़ो। एक एक टॉपिक में एक एक हफ्ता लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 हफ्ता लग जाए कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में कोई डीएसए नहीं सीख सकता। और जब ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, ये चीज समझ में आने लगे, तब कोडिंग पैटर्न सीखो कि एक होता है डाटा स्ट्रक्चर, एक होता है एल्गोरिदम और एक होता है कोडिंग पैटर्न। यहां पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 2 पॉइंटर अप्रोच कोई एल्गोरिदम तो नहीं है, नहीं है, वो कोडिंग पैटर्न है। स्लाइडिंग विंडोज कोई एल्गोरिदम तो नहीं है, नहीं है, वो कोडिंग पैटर्न है। और कोडिंग पैटर्न सीखना क्यों जरूरी है बताओ? क्योंकि कोडिंग पैटर्न से ही ये आइडेंटिफाई होता है कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एक स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्किल है पैशंस। डीएसए सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट C++, जावा, पाइथन या जावा स्क्रिप्ट नहीं है। अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है पैशंस। डीएसए सीखते वक्त स्लो जाना बिल्कुल नॉर्मल है। एक टॉपिक को 1 से 2 दिन दो, अगर वो टॉपिक डिफिकल्ट है तो 1 वीक दो। दूसरे लोगों को देख के रस मत करो कि भाई उसने एक कॉन्सेप्ट 1 दिन में सीख कर लिया, उसने 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, उसने 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। करने दो, भाड़ में जाए ऐसे लोग। तुम स्लोली चलो, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन किसी और स्टूडेंट के साथ नहीं है। किसी और स्टूडेंट से अपने आप को कंपेयर ही मत करो डीएसए सीखते वक्त, बस खुद को इंप्रूव करते जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आज तुमने स्टैक का एक लेक्चर देखा, तुमको समझ में नहीं आया, कल फिर से देखा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, उसके बाद फिर से देखा, थोड़ा और समझ में आ गया, इसका मतलब तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। फर्क नहीं पड़ता प्रोग्रेस फास्ट है या स्लो है, बस प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। तो डीएसए सीखते वक्त कितना टाइम देना चाहिए, मतलब आप डीएसए कितने टाइम में सीख सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेस तुमको मिलेंगे जो एक गारंटी करेगा कि भाई 30 डेज में तुम डीएसए मास्टर कर जाओगे। कोई बोलेगा 3 मंथ में हम आपको डीएसए सिखा देंगे, सब झूठ, महाबकवास। क्योंकि सच्चाई यही है कि डीएसए का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में टाइम लगता है। आपको कम से कम 6 महीने से 9 महीने का माइंडसेट लेकर चलना है। अगर आप कॉलेज कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, इसके साथ डीएसए कर रहे हो, तो 1 साल का टाइम लेकर चलना है कि 1 साल में कंप्लीट करेंगे इसको। रस नहीं करना है, बिल्कुल भी रस नहीं करना है, क्योंकि डीएसए कोई सिलेबस नहीं है कि इसको कंप्लीट करके साइड में रख दिया जाए। डीएसए एक स्किल है, और कोई भी स्किल प्रैक्टिस, रिवीजन और कंसिस्टेंसी से इंप्रूव होता है। और शुरू में ही ये मान के चलो कि भाई बहुत टाइम लगेगा डीएसए सीखने में, तब माइंड पे एक प्रेशर नहीं पड़ेगा कि भाई इतने दिन में डीएसए कंप्लीट करना है। नहीं होगा, टाइम लगता है डीएसए में। और डीएसए क्यों सीखना है और टाइम दे के डीएसए क्यों सीखना है? अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो आपको डीएसए लगेगा। अगर आप सिंपल बेसिक वेबसाइट बना रहे हो ना तो डीएसए की जरूरत नहीं, और उसमें फ्यूचर भी नहीं है, और वैसे जॉब में सैलरी भी नहीं है। अगर कोई कंपनी आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना पे कर रहा है, तो वहां पे डीएसए इस्तेमाल होगा। और जहां पे डीएसए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, भाई वो कंपनी 10, 20, 30 हजार का महीना देगी, उस पर फ्यूचर नहीं है। अगर
तुम बैकएंड करते हो तो डीएसए और ज्यादा जरूरी है, और अगर तुम AI/ML कर रहे हो तो भाई डीएसए ही जरूरी है। बिना डीएसए के कुछ नहीं, क्योंकि डीएसए मैथ है, लॉजिक्स है, और पूरा का पूरा कंप्यूटर्स मैथ एंड लॉजिक पर बेस्ड है। तो एक बार फिर से मैं समरी दे देता हूं इस पूरा वीडियो का। तो डीएसए के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? तो जो लैंग्वेज आपको ऑलरेडी आती है, जिस लैंग्वेज में आपको ऑलरेडी एक परफेक्ट कमांड है, जिस लैंग्वेज में आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उस लैंग्वेज से डीएसए करो। लेकिन आप बिगनर हो, आपको कोई लैंग्वेज पे ज्यादा स्ट्रांग कमांड नहीं है, तो C++ चूज करो, C++ सीखो और C++ से डीएसए करो। डीएसए सीखते वक्त रस मत करो, फास्ट रीडिंग की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो, स्लोली स्लोली लर्न करो, कोड को पेपर पर लिखो, इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, हर हफ्ते हर महीने रिवाइज करो, और कम से कम 9 से 6 महीने का माइंडसेट लेकर चलो। और अगर कोई दूसरा काम कर रहे हो तो 1 साल का माइंडसेट लेकर चलो डीएसए को कंप्लीट करने के लिए। और हाँ, अगर आपको C++, पाइथन या जावा में डीएसए समझ में नहीं आ रहा, तो भाई मैं खुद इस चैनल पे जावा स्क्रिप्ट में डीएसए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मैंने भी डीएसए जावा स्क्रिप्ट से ही सीखी है, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग कमांड जावा स्क्रिप्ट पे ही है, क्योंकि मैं 4 साल से मर्न स्टैक डेवलपर कंपनी में काम कर रहा हूं। तो जावा स्क्रिप्ट पर मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो इसीलिए मैंने जावा स्क्रिप्ट को पिक किया, मैंने जावा स्क्रिप्ट से डीएसए सीखी। और जिसको डीएसए C++, पाइथन और जावा से नहीं करना है, जिसको सिर्फ जावा स्क्रिप्ट आता है, टाइप स्क्रिप्ट आता है, मैं जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट से डीएसए पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे। उससे सीखना है, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो अपने उस फ्रेंड को भी भेजो जिसको लगता है कि वो डीएसए नहीं कर पा रहा है, वो भी कर लेगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग।